नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस नेगी की 5th एडिशन वाली हमारी सीरीज़ में, जिसमें हम बीएस नेगी की 5th एडिशन वाली जो बुक आई है उसे कंप्लीट करेंगे। मैंने आप लोगों को बोला हुआ था। इसके अलावा इसमें हम यूनिट फर्स्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आपने नहीं देखी है, जाके ज़रूर देखिएगा। ये साथ के साथ हमारे लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमने जो है करंट अफेयर वाला जो है हमने पूरा इसमें कंप्लीट किया हुआ था, और करंट अफेयर हमने 3 पार्ट में किया था। आपने नहीं देखा है, जाके ज़रूर देखिएगा। इसके बाद अब हमारा यूनिट सेकंड स्टार्ट हो गया है, और यूनिट सेकंड में आज हम करेंगे पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। इससे पहले जो हमने बीएस नेगी की 3rd एडिशन वाली 4th एडिशन वाली बुक की थी, वो भी कंप्लीट की थी। उसमें ना हमने कुछ चीज़ें छोड़ी हुई थी, लेकिन इसमें क्या है, हम पूरा डिटेल में देखेंगे क्या क्या इस बुक में लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ ऑलरेडी आपको बहुत सारे ग्रुप्स में इस बार मिल चुकी है। पीडीएफ तो आपको मिल गई होगी, नहीं मिली है तो मैं आपको वहाँ शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। बस आपको यहाँ पर सुनना है, सुन के भी आप पीडीएफ पढ़ोगे तो बहुत चीज़ें याद हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें है उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। काफ़ी बड़ा है, क्योंकि लगभग हमें 4 पेज कंप्लीट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखेंगे उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, अध्याय 1। तो अध्याय 1 में क्या है, उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत जो है सर्वप्रथम एटकिंसन द्वारा लिखा गया, ठीक है। और उत्तराखंड पुरातात्विक की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कटौच, इसके अलावा यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल, केपी नौटियाल आदि को जाता है, ठीक है। और हरिद्वार के बहद्राबाद में ताम्र उपकरण व मृदभांड की खोज 1951 ईस्वी में हुई, और 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहद्राबाद से पाषाण उपकरणों एवं मृदभांडों की खोज की थी। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा, उत्तराखंड के इतिहास की अगर बात की जाए, उसको क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि क्रम से जो है वृत्तांत करने का, इतिहास को क्रमबद्ध वृत्तांत करने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है, एटकिंसन को जाता है। तो अगर कहा जाएगा उत्तराखंड के इतिहास को क्रमबद्ध वृत्तांत करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है, वो जाता है एटकिंसन को। दूसरा हमने देखा, उत्तराखंड की जो पुरातात्विक दिशा है उसको आगे बढ़ाने का श्रेय किस किस को जाता है, जितने भी हमारे इतिहासकार हैं, कौन कौन है वो, यशवंत सिंह कटौच, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल, केपी नौटियाल आदि। तो ये सब वही हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ खोज की है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे हमने देखा कि सबसे पहले हरिद्वार के बहद्राबाद में क्या हुई थी, ताम्र उपकरण और मृदभांड की खोज 1951 में हुई थी। लेकिन उसके बाद 1953 में क्या होता है, यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहद्राबाद से पाषाण उपकरणों व मृदभांडों की खोज की, ठीक है। आगे देखेंगे, हरिद्वार की जो है गेरुए रंग की सभ्यता का नगर भी कहा जाता है। प्रश्न आएगा, गेरुए रंग की सभ्यता का नगर किसे कहा जाता है। तो गेरुए रंग की सभ्यता का नगर किसे कहा जाता है, हरिद्वार को कहा जाता है। गेरुए रंग की सभ्यता का नगर किसे, हरिद्वार को कहा जाता है। उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण कौन कौन से होते हैं, स्कैपर्स होते हैं, छेनी होती है, कन्नी होती है आदि। तो जो भी ना, वैसे जो छेनी होती है, कन्नी होती है, स्कैपर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, प्रस्तर उपकरण होते हैं। सबसे पहले इनको क्या है, इतिहासकारों ने क्या है, फ्लैग वर्ग में रखा है। किसको, फ्लैग वर्ग में रखा है, जो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो प्रस्तर उपकरण कौन कौन से, स्पैकर, छेनी, कन्नी, तो इनको जो है इतिहासकारों ने किस वर्ग में रखा है, फ्लैग वर्ग में रखा है। इसके अलावा ये कौन से काल के हैं, आदि ऐतिहासिक काल के माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आएगा हटवाल घोड़ा शैलचित्र। तो हटवाल घोड़ा शैलचित्र कहाँ से मिला है, अल्मोड़ा से मिला है। जबकि जो है इसके अलावा ठडुंगा शैलचित्र जो है कहाँ से मिला है, उत्तरकाशी जिले से प्राप्त हुआ है। तो पहले हमने देखा हटवाल घोड़ा शैलचित्र, उसके बाद ठडुंगा शैलचित्र, ठीक है। ये कहाँ से मिला है, उत्तरकाशी से। आगे देखेंगे, द्वाराहाट में मुनरो की ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैलचित्र के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ, द्वाराहाट के मुनरो की ढाई पर्वत पर। आगे देखेंगे, उत्तराखंड के पुरातत्व का जो है जनक, तो उत्तराखंड के पुरातत्व का जनक जो है किसे कहा जाता है, हेनवुड को माना जाता है। इन्होंने 1856 में देवीधुरा से जो है महापाषाणकालीन पुरावशेष की खोज की थी। तो कब की थी, 1856 में। इन्हें क्या, किसको माना जाता है, पुरातात्विक जो है पुरातत्व का जनक उत्तराखंड की, माना जाता है हेनवुड को। आगे देखेंगे, रामगंगा घाटी में जो है पाषाणकालीन अवशेषों की खोज जो है यशोधर मठपाल ने के द्वारा की गई। पहले हमने देखा उत्तराखंड की पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता है, हेनवुड को कहा जाता है। 1856 में देवीधुरा में महापाषाणकालीन पुरावशेष की इन्होंने खोज की थी। उसके बाद हमने देखा कि रामगंगा घाटी में महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की है, यशोधर मठपाल ने की है।
एक वीडियो को आप दूसरी बार फिर से दोबारा देखेंगे ना, आपको याद हो जाएगा इस वीडियो को, ठीक है। आगे देखेंगे, रामगंगा घाटी के जो है नौलीग्राम में कपमार्क्स की खोज यशोधर मठपाल ने की, ठीक है। किसकी जो है कपमार्क्स की ओखली की जो है खोज यशोधर मठपाल ने की थी। और जो है मेहरू उडियार रामगंगा घाटी में है। तो रामगंगा घाटी इसकी खोज नौलाग्राम में किसने की थी? यशोधर मठपाल ने की थी। और मेहरू उडियार जो मेहरू उडियार है वहाँ पर रामगंगा घाटी में है, ठीक है, मेहरू उडियार। आगे देखेंगे, कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास थनगल गांव में जो है 1998 में MP जोशी व जो है DS नेगी के संरक्षण में उत्खनन करवाया था। तो थनगल गांव में करवाया था 1998 ईस्वी को MP जोशी व DS नेगी के संरक्षण में। इसके अलावा उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन जो उपकरण है वो कौन सा है? लौह फलक है। तो कौन सा है? वो है लौह फलक, ठीक है। आगे देखेंगे, 1986 में अल्मोड़ा जनपद में जो जनपद है वहाँ से क्या हुआ? एक ताम्र उपकरण की खोज की गई। कब की गई? 1986 में। और मोर ध्वज में उत्खनन का कार्य 1887 में जो है M मरखम द्वारा किया गया। मोरखन जो है मोर ध्वज है यहाँ पे और मरखम है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। कब हुआ? 1887 में। आगे देखेंगे, 1919 और 20 में जो है दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था। कब किया था? 1919 और 20 में। और जिन्होंने क्या किया था? 1921 में हड़प्पा की जो है संस्कृति की खोज की थी। हड़प्पा की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की 1922 में हुई है, RD बनर्जी ने की है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहले हमने क्या देखा? 1919 में जो है दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी। और 14 मानव आकृतियों का सुंदर चित्रण कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से मिलता है। और कसार देवी मंदिर कहाँ है? कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। कसार देवी मंदिर कहाँ स्थित है? कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पे क्या मिला है? 14 मानव जो नृत्यकों की सुंदर चित्रण कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से मिला है। आगे देखेंगे, बड़वाला या जगत ग्राम में 4 अश्वमेध यज्ञ होने का विवरण मिलता है। कहाँ से मिलता है? बाड़वाला और जगत ग्राम से 4 अश्वमेध यज्ञ होने का विवरण मिलता है, जिसमें एक गुप्तकालीन राजा और एक शिव भवानी का जिक्र मिलता है। किसमें? एक गुप्तकालीन का, एक शिव भवानी का जिक्र मिलता है। इसके अलावा हरिपुर नामक पुरास्थल देहरादून जिले में स्थित है। तो हरिपुर कहाँ है? प्रश्न आएगा, यह है देहरादून जिले में। बनकोट पिथौरागढ़ के 8 जो है ताम्र उपकरणों की खोज 1989 में हुई थी। सबसे पहले देखा हमने हरिपुर कहाँ है? हरिपुर है देहरादून जिले में। इसके अलावा बनकोट पिथौरागढ़ में से जो है 8 ताम्र पत्रों की खोज 1989 में हुई है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उत्तराखंड के जो है चित्रित धूसर मृदभांड जो होते हैं इनके बारे में। तो देखो इनके बारे में क्या क्या है। तो ऊपरी गंगा घाटी में ताम्र संस्कृति के पश्चात जो है चित्रित धूसर मृदभांड की संस्कृति का समय था, क्योंकि उत्तराखंड के अलकनंदा घाटी में जो है थापली, श्रीनगर, यमुना घाटी के जो है पुलौरा से चित्रित जो है धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। तो ऊपरी गंगा घाटी में क्या हुआ कि ताम्र संस्कृति के पश्चात क्या हुआ? धूसर मृदभांड संस्कृति का समय था, ये उसने बोला। उसने बोला कि उत्तराखंड की जो अलकनंदा घाटी है वहाँ पे थापली यानी कि जो अभी श्रीनगर है उसमें यमुना घाटी के जो है पुलौरा से जो है चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखेंगे, थापली और पुलौरा से प्राप्त मृदभांडों पर जो है काले रंग के अनेक प्रकार के चित्र क्षैतिज और जो है अनुलंब रेखाओं में चित्रित हैं। इसके अलावा इतिहासकार बीबी लाल ने जो है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को महाभारतकालीन कहा है। तो क्या कहा है? इतिहास बीबी लाल ने चित्रित धूसर जो मृदभांड संस्कृति को जो है महाभारतकालीन बताया है। इसके अलावा भारत में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों वाले स्थलों में जो है घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से मिले हैं। और उत्तर भारत की तरह उत्तराखंड क्षेत्र में भी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को लौह युग से प्रचलित श्रेय जाता है। अब हमने क्या क्या देखा? चित्रित धूसर मृदभांड से जुड़े अगर प्रश्न आ गया, देखो कहाँ से मिलता है? थापली और प्रोला से मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है? क्षैतिज जो है अनुलंब रेखाएं चित्रित हैं। और बीबी लाल ने क्या बोला? इसे धूसर मृदभांड को महाभारतकालीन बताया है। इसके अलावा हमने देखा इसमें कि घोड़ों के अवशेष इसमें विशेष तौर पर मिलते हैं चित्रित धूसर मृदभांड में। और क्या होता है यहाँ पे? इनको जो है लौह युग से प्रचलन का श्रेय जाता है। चित्रित धूसर मृदभांड के बारे में अब आपको इतना पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे महाशय संस्कृति के बारे में। तो ऐसी संस्कृति जो पहाड़ों की तलहटी पर बसी उसे महाशय संस्कृति कहलाती है। तो प्रश्न आएगा महास्व संस्कृति किसे कहा जाता है?
महासर बोली थी मैं, इसमें महास्म है, ठीक है। तो देखो महास्म संस्कृति किसे कहा जाता है? ऐसी संस्कृति जो पहाड़ों की तलहटी पर बसी उसे महास्म संस्कृति कहा जाता है। महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वाराहाट के चंदेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई हैं और यहाँ लगभग 200 कपमार्क्स ओखली यानी कि 12 समांतर जो है पंक्तियों में खुदे मिली हैं, यानी कि ऐसे ऐसे 12 समानांतर उसमें ओखलियाँ मिली हुई हैं, ऐसे समानांतर, ठीक है, ऐसे लंबी लाइन करके खोदी होंगी वो। तो उसने क्या बोला, सबसे पहले क्या होता है महास्म संस्कृति, क्या होता है पहाड़ों की तलहटी पर बसी हुई। उसके हमने देखा महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वाराहाट के चंद्रशेखर मंदिर और जो है लगभग यहाँ पे दक्षिण से मिली हैं और यहाँ पे क्या है 200 कपमार्क्स ओखली यानी कि 12 समांतर पंक्तियों में खुदे हैं। और महासर संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 में रिबेट कार्निक ने की थी। तो कब की थी? रिबेट ने की थी। कब की थी? 1877 में। और इसमें क्या है कि कपमार्क्स का संबंध जो है महासर संस्कृति से है, जिसका संबंध उल्लेख जो है इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? कार्नक ने किया था। और 1877 में कार्नक को ही जो है आकृतियां मिली थी महासर संस्कृति की, ठीक है। महास्म में आगे देखेंगे, एमपी जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महास्मकालीन कपमार्क्स के 7 भागों में विभाजित किया है। किसने? एमपी जोशी ने। टॉक मूल्य जनजाति का महास्मकालीन बताया था। तो क्या बताया था? टॉक एवं मूल्य जनजाति को जो है महास्मकालीन बताया था। इसके अलावा पश्चिमी रामगंगा घाटी में जो है नौलाग्राम से डॉक्टर यशोधर मठपाल ने 73 कपमार्क्स खोजे थे। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौलाग्राम से डॉक्टर यशोधर मठपाल ने कितने? 73 कपमार्क्स खोजे थे। तो महास्म संस्कृति किसमें आती है? महास्म संस्कृति आती है जिसमें जो है क्या मिलते हैं हमें? ओखली नुमा कपमार्क्स मिलते हैं। दूसरे वे जिसमें घोड़े के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है महास्म संस्कृति से जुड़ा हुआ कुछ और भी है। इसमें क्या है कि देवीधुरा में कपमार्क्स की खोज डॉक्टर जो है एमपी जोशी ने की थी। किसने की थी? एमपी जोशी ने। उसके बाद गोपेश्वर के समीप मंडल तथा पश्चिमी नयार घाटी में ग्वाड़ आदि स्थानों पर कपमार्क्स की खोज डॉक्टर यशवंत कटौच ने की थी। वहाँ यशोधर मठपाल ने की थी रामगंगा घाटी पर, यहाँ पे है गोपेश्वर के पास। तो गोपेश्वर में किसने की थी? डॉक्टर यशवंत कटौच ने की थी। आगे देखेंगे, शिष्ट महास्म संस्कृति के पत्थर से बनी संरचना थी। शिष्ट क्या थी? महासर संस्कृति में जो पत्थर होता है ना, पत्थर से बनी संरचना थी जो मकबरों के रूप में जो है क्या होती थी? प्रयुक्त होती थी। किसमें? मकबरों के रूप में। आगे देखेंगे, विशाल जो है शिलाखंडों व चट्टानों पर बने ओखली आकार जो है उथले गोल जो है गड्ढे पुरातात्विक विज्ञान को कपमार्क्स कहते हैं। कपमार्क्स किस कहते हैं? देखो इस तरीके से गोल होगा, वो ऐसे गोल होगा और यहाँ पे गड्ढा सा होगा पत्थर में, बड़े से किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कपमार्क्स। बस यहाँ पे यही बताया गया है, ठीक है। कहाँ पे किसने की थी ये अभी हमें समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पे ना ये बुक भी दी गई है सॉल्ट पेपर वाली, अभी कुछ टाइम बाद ना जिसकी लेटेस्ट वाली बुक आएगी 2025-26 वाली, 25 तक की लेटेस्ट वाली, हाँ मेरे ख्याल से यही है। तो इसको भी हम करेंगे नेक्स्ट मंथ से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कोल प्रजाति के बारे में। तो कोल प्रजाति के बारे में पढ़ते सबसे पहले। तो कोल प्रजाति उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कोल को माना जाता है। किसे माना जाता है? कोल को माना जाता है। कोल प्रजाति के लोग दिखने में कुरूप व भद्दे थे। सबसे पहले प्रथम प्रजाति का नाम किसमें आता है? कोल का आता है। और कोल लोग दिखने में कैसे थे? कुरूप और भद्दे थे। पूरा ऐतिहासिक ग्रंथों में जो है कोल प्रजाति का वर्णन मुंड या शबर नाम से मिलता है। किसमें? मुंड या शबर नाम से मिलता है पूरा साहित्यिक ग्रंथों में। इसके अलावा कोल को इसका मतलब क्या होता है? मुंड या शबर भी कहा जाता है। कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा और वृक्ष पूजा भी करती थी। तो नाग पूजा, लिंग पूजा, वृक्ष पूजा कौन करती थी? कोल। कोल को मुंडिया सबर भी कहा जाता है। दिखने में कैसे थे? कुरूप व भद्दे थे। आगे देखेंगे कुमार कुमारी प्रथा। तो कुमार और कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है और इस प्रथा में भूट्यांतिक प्रभाव दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त कोलों में जो है बहु विवाह प्रथा प्रचलित है। कैसी? बहु विवाह जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। इसके अलावा नेपाल में जो है कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। तो नेपाल में जो है कोली गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा शिव प्रसाद डबराल ने कोल या मुंड जाति को भारत की और हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। तो हमने जो है कोल के बारे में क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। उत्तराखंड में आने वाली सबसे पहली जो है प्रजाति कौन सी थी? वो थी कोल थी। दूसरे हमने देखा कोल लोग कैसे होते हैं? कुरूप और भद्दे होते हैं। इनको मुंडिया सबर भी कहा जाता है। लिंग पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा कोल लोग करते हैं। कुमार कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है और भूटांतिक प्रभाव देखने को मिलता है इसमें। और इसमें अतिरिक्त कोलों में जो क्या होता है?
इसके अतिरिक्त कोलों में बहुविवाह प्रथा भी होती है और कोली गणतंत्र से शासन की जानकारी मिलती है। और जो है शिव प्रसाद डबराल कोल या मुंड जाति को जो है भारत और हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कोल, अब हम देखेंगे किरातों के बारे में। ठीक है, तो किरातों के बारे में देखते हैं। तो कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों का आधिपत्य की जानकारी मिलती है। तो कोल के बाद किसका जिक्र आता है? किरातों का, और इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। कोल सबसे पहले होते हैं जिन्हें मुंड या सबर कहा जाता है। यहाँ पे हम किरातों के बारे में देख रहे हैं, तो किरात को किन्नर या कीर कहा जाता है। और स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है। क्या कहा गया है? भिल्ल कहा गया है। और इनकी भाषा मुंडा, और इनका जो है मुख्य जो है खाद्य क्या था? सत्तू। तो इनके किरातों का जो है, किरातों को भिल्ल कहा जाता है। आगे हमने देखा कि इनकी भाषा कैसी है? मुंडा है, और जो है मुख्य खाद्य क्या है? सत्तू था। किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक जाति थी। तो कैसी थी? भ्रमणकारी पशुपालक और आखेटक जाति थी। भ्रमणकारी थी, पशुपालक थी और आखेटक थी। आगे देखेंगे, महाभारत में वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। तो महाभारत में वन पर्व के अनुसार जो है किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। और किरात के साथ अर्जुन का युद्ध जो है विलंब केदार नामक स्थान में हुआ था। तो किरातों के साथ अर्जुन का ये युद्ध विलंब केदार नामक स्थान पर हुआ था, जिसे शिव प्रयाग भी कहा जाता है। इसके अलावा ब्राण भट्ट की जो है कादंबरी की रचना हिमालय क्षेत्र में किरातों की पुष्टि करती है। तो कौन करती है? ब्राण भट्ट की जो है कादंबरी। इसके अलावा हमने देखा कि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। वर्तमान में अस्कोट व डीडीहाट नामक स्थान जो है किरातों के वंशज रहते हैं। कहाँ पे? अस्कोट व डीडीहाट में। जॉर्ज गियर्सन ने किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना है। और राहुल साकर्त्यान के ग्रंथ हिमालय परिचय में किरातों के संयुक्त परिवार प्रथा व जो है पुनर्जन्म एवं जादू टोना में विश्वास रखने का वर्णन मिलता है। और मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भी किरातों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो एक बार किरातों के बारे में फिर से देख लेते हैं। किरातों के बारे में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि जो है कोल के बाद अगर किसी का नाम आता है, किरातों का नाम आता है। इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा जाता है, जिसमें मुंडा और सत्तू, यानी कि मुंडा इनकी भाषा थी और सत्तू इनका खाद्य था, खाद्य पदार्थ। ठीक है, आगे देखेंगे किरात प्रजाति जो थी कैसी थी? भ्रमण करती थी, पशुपालक थी और आखेटक जाति थी। और इसके अलावा महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो है किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। कहाँ पे किया था? विल्लभ केदार में, और शिव प्रयाग भी कहा जाता है। इसके अलावा बाण भट्ट की कादंबरी, तो कादंबरी की रचना किसने की है? बाण भट्ट ने, और इसमें जो है किरातों की पुष्टि का वर्णन मिलता है। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में भी किरातों का वर्णन मिलता है। तो रघुवंश महाकाव्य किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। वर्तमान में अस्कोट और डीडीहाट में क्या रहते हैं? किरातों के वंशज रहते हैं। जॉर्ज गियर्सन थे, इनके अनुसार क्या था? हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति कौन सी थी? वो थी किरात। लेकिन शिव प्रसाद डबराल के हिसाब से कौन सी थी? कोल। ठीक है, और राहुल साकर्त्यान ने जो है हिमालय परिचय में किरातों को संयुक्त जो है परिवार प्रथा और पुनर्जन्म व जादू टोना पर विश्वास रखने वालों में जो है कहा है इनका। ठीक है, और मैगस्थनीज की पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। तो इंडिका की जो है रचना किसने की है? मैगस्थनीज ने, और इसमें भी वर्णन जो है किरातों का मिलता है। अब हमने रिवीजन भी कर लिया। अब देखेंगे खस के बारे में। सबसे पहले पढ़ा कोल, उसके बाद पढ़ा किरात, अब पढ़ेंगे खस के बारे में। तो किरातों के बाद उत्तराखंड में जो है खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है, और खस को 1885 ईस्वी में शूद्र वर्ग में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1885 में। और महाभारत में सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के जो है कार्तिकेयपुर नगर में जो है खसाधिपति का राज था। और बृहद संहिता में खसों को जो है तंगा कहा गया है। तो खसों को तंगा किसे कहा गया है? प्रश्न आएगा, तो तंगा किसे कहा गया है? खसों को कहा गया है। घर जमाई प्रथा, पशुबलि प्रथा खसों में प्रचलित थी। इसके अलावा खसों में विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे ठिकुआ कहा जाता था, ठिकुआ प्रथा। और झटेला प्रथा खसों में व्यापक थी। जब कोई स्त्री जो है किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती थी, और जो उसका पहला पति होता था उससे जो उत्पन्न पुत्र होता था उसे क्या कहा जाता था? झटेला कहा जाता था। ठीक है, ये किसके बारे में? खस के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा खस में क्या है कि खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री का जो है मंदिरों में दान कर देते थे, और जिसे देवदासी प्रथा भी कहा जाता है। और क्या था इसमें? और जेठू प्रथा खसों के द्वारा ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था।
और उत्तराखंड के कुमाऊं व गढ़वाल में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया? खसों ने किया। तो खसों के बारे में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा खसों को जो है 1885 में इन्हें शूद्र वर्ग में शामिल किया गया। महाभारत में कौरव की तरफ से लड़े थे ये लोग। इसके अलावा राजशेखर की काव्य जो है मीमांसा के अनुसार मध्य हिमालय में खसाधिपति का राज्य था। कब? कार्तिकेयपुर नगर में। और जो है बृहद संहिता में खसों को तंगा कहा गया है। प्रश्न आएगा तंगा किसे कहा गया है? किसको? खसों को कहा गया है। तंगा किसमें इन्हें कहा गया है? बृहद संहिता में कहा गया है। घर जवाई प्रथा, पशु बलि प्रथा किसे? खसों में प्रचलित है। और खसों में विधवा किसी भी जो है पुरुष को अपने घर में रख सकती है, इसे ठिकवा कहा जाता है। और जो है कोई महिला होती है, जब वो दूसरे एक व्यक्ति से शादी कर लेती है, लेकिन उसका पहला पति होता है, उससे जो उत्पन्न संतान होती है उसे झटेला कहा जाता है। खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को क्या करते हैं? मंदिरों में दान कर देते हैं, जिसे देवदासी प्रथा कहा जाता था। और ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाते थे। और गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म जो है सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार में आया वो किस में आया? खसों के समय में आया। आगे देखेंगे शक जाति के बारे में। तो शक जाति क्या थी? शक जो है पश्चिमी एशिया से आई जो है पशुपालक जाति थी। और राहुल सागरत्यान के अनुसार खस जो शक थे वो खस का ही अभ्रंश है। तो शक और जो है खस उनको अभ्रंश मानते थे उनका। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तराखंड के अधिकांश जो है सूर्य मंदिरों पर जो है इस जाति का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसका? शक का। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखेंगे भोटिया या सौखा जाति के बारे में। तो काली नदी घाटियों में रहने वाली जो है भोटिया प्रजाति को सौका कहते हैं। किसे? काली नदी घाटियों में रहने वाली भोटिया प्रजाति को सौका कहा जाता है। ये एक प्रकार की व्यापारिक प्रजाति थी। 1962 ईस्वी में भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। कब करते थे? 1962 तक का। और 1914 में हुए तिब्बत व जो है अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भोटिया जो है जाति को जो है तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? 1914 में। और 1962 तक इन्होंने क्या किया था? व्यापार किया था। भूटांतिक लोग होते हैं और अनेक उपजातियां होती हैं इनकी। कौन कौन सी? गरब्याल, गुंजियाल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल और दताल। ठीक है, इसके अलावा भोटियाओं को जो है उपजाति राठ और संगोत्र विभक्त है। तो उपजातियां कौन कौन सी इनकी? राठ और संगोत्र। इसके अलावा राठ को भोटिया लोग जो है बिरादरी का सूचक मानते हैं और इसमें आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते हैं। और रणबर्ण प्रथा, तो रणबर्ण जो प्रथा है ये तो प्रचलन दारमा और व्यास घाटी में रहने वाले भूटांतियों में होती है। इसमें क्या होता है? भोटिया लोग घुरमु देवता की पूजा करते हैं। घुरमा देवता की पूजा कौन करता है? भोटिया लोग करते हैं। और पूजा वर्षा के रूप में, जबकि जो है घबला देवता की पूजा जो है संपत्ति के व्यापार के रूप में करते हैं। भोटियांतिकों को जो है भोटांतिकों के समूह को जो है कूच कहा जाता है। और भोटिया उत्तराखंड की जनजातियों का सबसे प्राचीनतम जनजाति है। उत्तराखंड की जनजातियों में सबसे प्राचीनतम जनजाति है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं किसके बारे में। अब किस बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे भूटांतिकों के बारे में। सबसे पहले हमने देखा इन्हें सौका कहते हैं और 1962 तक का इन्होंने तिब्बत के साथ व्यापार किया था। 1914 में एक समझौते के साथ जो है तिब्बत और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ, जिसमें जो है भोटिया जाति ने व्यापार पर छूट मिली। और इस जाति के उपजातियों में कौन कौन से लोग हैं? गरब्याल, गुंजियाल, मारतोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल और दताल। इसके अलावा जो भोटियांती लोग होते हैं इनकी उपजाति राठ और संगोत्र होती है। कौन कौन सी? राठ और संगोत्र होती है। इसके अलावा राठ और जो है भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते हैं। इनसे आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध क्या होते हैं? नहीं बनते हैं। रणबड़ प्रथा आएगा तो किस में होती है? दारमा और व्यास घाटी के रहने वाले भूटांतिकों में होती है। भोटिया लोग घुरमा देवता की पूजा करते हैं वर्षा देवता के रूप में। और जो है घुरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में, ये देखो, घुरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में। और जो है घबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में करते हैं। इन्हें कूच कहा जाता है, इनके समूह को, भूटांतिकों के समूह को। भोटिया लोग जो है उत्तराखंड की जनजातियों में सबसे प्राचीन जनजाति है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट पढ़ लिया क्या? उत्तराखंड की पूरा प्रजातियाँ। क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कोल, रिविजन करते हैं। कोल के बाद हमने पढ़ा किरात, किरात के बाद हमने पढ़ा खस, खस के बाद हमने पढ़ा शक, शक और खस एक ही मानते हैं कुछ लोग। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा भोटिया, भूटांती भी भोटिया। तो कोल को जो है मुंडिया सबर कहा जाता है। किरात को किन्नर या कीर कहा जाता है। खस लोग होते हैं 1885 में इन्हें शूद्र वर्ग में शामिल किया गया था। ठिकुआ झटेला प्रथा इन्हीं की उसमें होती है। भोटिया लोग रणबड़ प्रथा हो गई, घरबा देवता हो गए, घुरमा देवता हो गए, इन सभी की पूजा करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आगे उत्तराखंड के इतिहास के काल खंड को। देखो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब कितने 3 पेज बचे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। 1 और 2 3 पेज, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के इतिहास के कालखंड के बारे में। उत्तराखंड इतिहास के कालखंड को अगर देखें तो उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी का स्रोत देखो आप। सबसे पहले इसको देख लेते हैं ना, एक बार इसको देख लेंगे तो हमें क्या होंगी, चीज़ें सही से याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आगैतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। मैंने ना इस पर एक रील बनाई हुई है, चैनल पर डली हुई है, आपने नहीं देखी जाके ज़रूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रील है वो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास खंड को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आग ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक। और आज हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। आई होप कि अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई होगी आपने देखी होगी, तो इस तरह से वो वीडियो बनी हुई है और मैंने ना ये सब दिखाए हुए हैं। कौन से जुर्मू है, ये कंकाल कौन सा था और जो सोने का मुखारण जो मिला है वो कैसा था, वो मैंने सब उस वीडियो में दिखाया। आप जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे ये देख रहे थे उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में। तो देखो, उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी की बात की जाए तो हम इन्हें 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा पढ़ते हैं आग ऐतिहासिक काल और तीसरा पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आज इसमें अभी फिर प्रागैतिहासिक काल हमने देखा, ठीक है। अभी हम देखेंगे उसके आग ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो आग ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। किस किस में, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत किसको, ऐतिहासिक काल को। उसको ऐतिहासिक काल तो हम देखते ही हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। लेकिन उससे पहले 2 महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें दी गई हैं हमें। तो क्या क्या है, आदि पूर्वज 2 समूह में रहता था। तो जो आदि पूर्वज था वो 2 समूह में रहता था, ठीक है। किस किस में, एक है रामापिथेकस। तो रामापिथेकस जो था, रामापिथेकस, तो रामा जो पिथेकस था ये घने जंगलों में रहने वाला था, ठीक है, आदि पूर्वज। और जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये कैसा था, मैदानों में रहने वाला, विकसित होकर जो है मानव में तब्दील हो गया। तो इसके बारे में भी आ सकता है। रामा क्या था, रामापिथेकस। तो रामापिथेकस जो है घने जंगलों में रहने वाला, जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये कौन सा है, मैदानों में रहने वाला, ठीक है। अब देखो इसको हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। देखो रामापिथिकस, राम जी को क्या हुआ था, वनवास हुआ था, तो कहाँ, जंगल में चले गए थे। तो रामापिथिकस जंगलों में रहने वाला, और ऑस्ट्रेलोपिथिकस ऑस्ट्रेलिया चले गए, यानी कि मैदानी इलाकों में चले गए, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। चलो देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की बात करी जाए तो अल्मोड़ा के कालामाठी व जो है मल्ला पेनाली नामक स्थान से प्राग ऐतिहासिक काल के शैलचित्र मिले हैं। तो अल्मोड़ा के कालामाठी, क्या क्या देखा हमने, कालामाठी और मल्ला पेनाली नामक स्थान में जो है प्राग ऐतिहासिक काल के शैलचित्र मिले हैं। और यशोधर मठपाल ने नैनीताल में जो है खुटानी नाला में पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की है। किसने की थी, यशोधर मठपाल ने नैनीताल के खुटानी नाला में पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। इसके अलावा उत्तरकाशी में यमुना घाटी में स्थित हुडली नामक जो है स्थान पर नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं। तो कहाँ नीले रंग के शैलचित्र कहाँ मिले हैं, हुडली में। हुडली कहाँ है, उत्तरकाशी में। और ये शैलचित्र नीले रंग का प्रयोग किया गया है। और मेहरू उडियार रामगंगा घाटी में चित्र वर्तमान में जो है मिट चुके हैं। किसके, मेहरू उडियार जो है वर्तमान में मिट चुके हैं। कहाँ पे, मेहरू उडियार कहाँ है, रामगंगा घाटी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, ये मठपाल ने की इसकी खोज। तो देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, कालामाठी और मल्ला पेनाली कहाँ है, अल्मोड़ा में है। दूसरा हमने देखा यशोधर मठपाल ने नैनीताल में खुटानी नाला में प्रसिद्ध उपकरणों की खोज की। उसके बाद हमने देखा कि उत्तरकाशी में यमुना घाटी में स्थित हुडली नामक स्थान है, यहाँ नीले रंग के क्या मिले हैं, शैलचित्र मिले हैं, और ये नीले रंग का प्रयोग किया है इसमें, और ये कहाँ है, उत्तरकाशी में। फिर हमने देखा मेहरू उडियार रामगंगा घाटी में स्थित है, यशोधर मठपाल ने इसकी खोज की है। और क्या है इसमें, वर्तमान में ये जो चित्र हैं क्या हो चुके हैं, मिट चुके हैं, ठीक है। अब देखेंगे लाखू गुफा के बारे में। तो लाखू गुफा के बारे में पढ़ते हैं। तो लाखू गुफा की खोज हुई थी 1968 में। लाखू गुफा की खोज होती है 1968 में। डॉक्टर MP जोशी ने लाखू गुफा को अल्मोड़ा के बाड़ी छीना के निकट दलभेड़ पर जो है सुयाल नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है, बाड़ी छीना के निकट दलभेड़ पर जो है सुयाल नदी के तट पर स्थित है। लाखू गुफा की खोज होती है 1968 में और डॉक्टर MP जोशी ने की थी, और बाड़ी छीना के निकट जो है दलभेड़ सुयाल नदी के तट पर स्थित है। लाखू गुफा में पशुओं व जो मानव है उनके रंगीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, जिन शैलचित्रों में 3 प्रकार के रंगों, सफ़ेद, लाल, काला
जो है इन सब का प्रयोग किया हुआ है। अभी मैंने जो आपको रील दिखाई ना, चैनल पे एक रील पड़ी हुई है, उसमें मैंने आपको पूरा दिखाया है किस तरह से कहाँ पे कौन सा जो है लाखू उडियार है, ग्वारखा उडियार है, इन सभी उडियार के बारे में दिखाया है, कौन से कहाँ पे क्या मिला है, किस तरीके के चित्र हैं, वो चित्र भी मैंने आपको दिखाए हैं। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उससे। ठीक है, आगे देखेंगे लाखों गुफा से मिले शैलचित्रों की तुलना कुछ विद्वान भीमबेटका शैलचित्र जो है शैलाशयों से भी करते हैं। यहाँ नागफनी आकार का एक भव्य शैलाशय भी प्राप्त हुआ है। और लाखों उडियार में शैलचित्रों का मुख्य जो है विषय क्या है, सामूहिक नृत्य है, यानी कि समूहवर्धन नृत्यक या नृत्यक मंडली है। और यशवंत सिंह कटौच के अनुसार लाखू गुफा द्विखंडनीय संरचना में बनी हुई है। कैसी द्विखंडनीय संरचना? प्रश्न आएगा, द्विखंडनीय संरचना लाखू गुफा को किसने कहा था? यशवंत सिंह कटौच ने। और 1982 में यशवंत सिंह कटौच ने लाखू उडियार से 7 मानव आकृतियों की खोज की। लाखू गुफा की खोज की थी, रिवीजन करते हैं, लाखू गुफा की खोज की थी 1968 में MP जोशी ने। कहाँ है? बाड़छीना के निकट दलभैर में सुयाल नदी के तट पर स्थित है। लाखू गुफा में पशुओं व मानव के शैलचित्र मिले हैं और इसमें 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया है, सफ़ेद, लाल, काला। कौन सा? 3 प्रकार का, सफ़ेद, लाल और काला। उसके बाद लाखू गुफा में जो है शैलचित्रों की तुलना कुछ विद्वान किसकी? भीमबेटका के शैलाशयों से भी करते हैं। यहाँ नागफनी आकार का क्या है? भव्य शैलाशय मिला है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे नृत्यक मंडली यानी कि सामूहिक नृत्य इसका क्या है? विषय है। और यशवंत सिंह कटौच ने इसे जो है द्विखंडनीय संरचना कहा है किसको? लाखू गुफा को। और 1982 में क्या होता है? यशवंत सिंह कटौच को लाखू उडियार से 7 मानव आकृतियों की खोज की उन्होंने। ठीक है, आगे देखेंगे ग्वारखा गुफा के बारे में। तो ग्वारखा गुफा उडियार को पुरातात्विक विदों की नजरों में लाने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। ग्वारखा गुफा को पुरातात्विक विदों में नजरों में लाने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। इसकी खोज 1993 में हुई। ठीक हो गया। उसके हमने देखा ग्वारखा गुफा चमोली के डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और ग्वारखा गुफा में मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन शैलचित्र मिले हैं, जिसमें जो 8 हैं ये हैं पशुओं के और जो अन्य हैं वो किसके हैं? मानव आकृतियां हैं। अब 8 जो 41 से 8 माइनस करेंगे, जितने बचेंगे कितना हो जाएगा? वो पशुओं के अन्य मानव आकृतियों में होंगी। ठीक है, आगे देखेंगे ग्वारखा गुफा में चित्रों का मुख्य विषय पशुओं को हाका देकर भगाना अथवा घेरना है और मनुष्यों को जो मनुष्य हैं उनको त्रिशूल आकार में अंकित किया है। ग्वारखा गुफा के बारे में फिर से रिवीजन करते हैं। 1993 में लोगों के बीच लाने का श्रेय, पुरातात्विक विदों के बीच लाने का श्रेय जाता है राकेश भट्ट को। डुंगरी गांव अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और वहाँ पे ग्वारखा गुफा मिली है। ग्वारखा गुफा में मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन शैलचित्र मिले हैं, जिसमें 8 जो है किसको है? 8 जो चित्र हैं पशुओं को जो है पशुओं से रिलेटेड है और अन्य आकृतियाँ किसकी हैं? मानव की हैं। और इसका मुख्य विषय क्या है? पशुओं को जो है हाका देकर भगाना अथवा घेरना। और इसमें मनुष्य कैसे हैं? त्रिभुज आकार में बनाए हैं ऐसे। ठीक है, आगे देखिए किमनी गाँव के बारे में। अब देखो किमनी गांव के बारे में क्या है। किमनी गांव की खोज 1998 में MP जोशी ने की थी। ठीक है, आगे है किमनी गांव चमोली के थराली के पास पिंडर नदी घाटी पर स्थित है। किमनी गांव कहाँ है? थराली के निकट पिंडर नदी घाटी में स्थित है। यहाँ हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के जो है शैलचित्र मिले हैं। हल्के सफेद रंग के जो है शैलचित्र कहाँ से मिले हैं? किमनी गाँव से। कहाँ से? सफेद रंग के मिले। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखेंगे मलारी गांव के बारे में। देखो मलारी गांव के बारे में भी काफ़ी आता है। ठीक है, तो क्या है? गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा जो है क्या होता है? गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 में BM खंडूरी ने 2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया और चमोली जिले से जो सुदूर था तिब्बत सीमा पर स्थित है। तो तिब्बत की सीमा पर कहीं ना कहीं लगी हुई है उससे, इसलिए यहाँ पे इसे ऐसा बोला हुआ है। कब हुई थी खोज? 1983 में और गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा। और 2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया। मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला, जिसकी पहचान हिमालय पशु वृषभ जुबू, जिसे जोबा भी कहा जाता है, उसके तौर पर हुई। इसके अलावा मलारी से जो है 5.2 किग्रा सोने का जो है किलोग्राम का सोने का मुखाग्रण मिला और इसके साथ नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले। और यहाँ से प्राप्त बर्तन जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वहाँ से बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है। और मलारी गांव में काले व धूसर रंग के मृदभांड व हत्ते युक्त जो है कुतुब पर बना मुनाल का चित्र और जिसे आगरा भेजा गया था। शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में यानी कि 1956 में नीति घाटी के मलारी गांव में जो है मंडलाकार शवाधानों की खोज की, जिसमें राहुल साकृत्यान ने खस जाति के शवाधान
बताया। और मलारी गांव के समाधान पहाड़ी काट कर बनाए गए हैं। इन समाधानों में शवों के घुटने मोड़कर औंधे मुंह इन्हें लेटाया गया है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन लोह फलक मलारी गांव के महापाषाण कालीन समाधान से प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर से देखते हैं मलारी गांव के बारे में, रिवीजन करते हैं। 1983 में, सबसे पहले 1983 में, उसके बाद 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया। और इसमें ये कहाँ है, चमोली जिले के सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। मलारी में सर्वेक्षण के समय क्या हुआ था, एक पशु का कंकाल मिला था जिसकी पहचान हिमालय पशु वृषभ, जिसे जोबा यानी कि जुबू कहा जाता है, उसके तौर पर हुई। 5.2 किलोग्राम का सोने का यहाँ से मुखावरण मिला और नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले। और जो बर्तन मिले हैं वो पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है। आगे देखेंगे, मलारी गांव से काले व धूसर रंग के मृदभांड हत्ते युक्त कुतुब से बना मुनाल का चित्र भी मिला है। प्रश्न आएगा, मुनाल का चित्र कहाँ से मिला है, मलारी गांव से मिला है, जिसे अभी वर्तमान में कहाँ रखा गया है, उसे रखा गया है आगरा भेजा गया है। इसके अलावा शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में क्या किया था, नीति घाटी में मलारी गांव के मंडलाकार समाधानों की खोज की थी। और राहुल सक्रेतियान ने क्या कहा, इन्हें खस जाति का समाधान बताया। इसके अलावा मलारी गांव में पहाड़ी काट कर समाधान बनाए गए और इन समाधानों में शवों को घुटने मोड़कर औंधे मुंह लिटाया गया। ठीक है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन लोह फलक मलारी गांव के महापाषाण कालीन समाधान से प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे अल्मोड़ा के समाधान के बारे में। तो अल्मोड़ा के समाधान अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा घाटी में नौला जैनल गांव में समाधान की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। नौला जैनल, इसको तो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, पश्चिमी रामगंगा घाटी में। आगे देखेंगे, अल्मोड़ा के सानड़ा व बसेड़ी गांव के समाधान की खोज भी यशोधर मठपाल ने की। और सानड़ा व बसेड़ी ग्राम से 2 प्रकार के समाधान प्राप्त हुए हैं। कौन सा, सिस्ट और अन्य बैरियल। देखो, सबसे पहले हमने देखा यशोधर मठपाल ने ही खोज की यहाँ समाधानों की। उसके बाद हमने देखा यशोधर मठपाल ने नौला जैलंग गांव के समाधानों की खोज की। उसके बाद हमने देखा कि सनाड़ा व बसेड़ी गांव जो ग्राम है, 2 प्रकार के समाधान की खोज की गई। पहला है सिस्ट और दूसरा है अन्य बैरियल। सिस्ट और अन्य बैरियल, ध्यान में रखिएगा इन दोनों को। ठीक है। आगे देखेंगे लुएथाप के बारे में। तो लुएथाप अल्मोड़ा जिले से लाल रंग के चित्रित 3 शैलाशय प्राप्त हुए हैं। लुएथाप, जैसे लुए मतलब क्या होता है, रक्त होता है, यानी कि लाल रंग। तो क्या है, लुएथाप अल्मोड़ा जिले में लाल रंग से चित्रित 3 शैलाशय प्राप्त हुए हैं। और लुएथाप का अर्थ क्या होता है, रक्त चित्र। ठीक है। और लुएथाप से शैलचित्र में मानव को शिकार करते और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया है। अल्मोड़ा जनपद में शैलाशय को स्थूल कोटि में के हैं। तो अल्मोड़ा जनपद के शैलाशय कैसे हैं, स्थूल कोटि के हैं, स्थूल कोटि। ठीक है। आगे देखेंगे फड़का नौली के बारे में। तो फड़का नौली की खोज 1985 में यशोधर मठपाल ने की। अल्मोड़ा में फड़का नौली की खोज, और इसमें 3 शैलाशय की खोज की गई। पेटसाला की खोज 1898 में की गई और यशोधर मठपाल ने ही की। फड़का नौली की खोज हुई 1985 में और पेटसाला की खोज हुई 1989 में। और अल्मोड़ा में पेटसाला के कत्थई रंग की मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कैसे, कत्थई रंग की मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, कहाँ से, अल्मोड़ा के पेटसाला से। और ये दोनों स्थल सुयाल नदी के प्रभाव क्षेत्र में स्थित हैं। कौन कौन से, अल्मोड़ा में पेटसाला में कत्थई रंग की मानव आकृतियाँ मिली हैं। फड़का नौली में 1985 की खोज हुई और 1985 में इसकी खोज हुई और 1989 में पेटसाला की खोज हुई। ठीक है। अब देखेंगे फलसीमा के बारे में। तो अल्मोड़ा के फलसीमा में योग और नृत्य मुद्रा में मानव आकृति मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। और फलसीमा में 2 चट्टानें हैं जिन पर 2 कप मार्क्स बने हुए हैं। फलसीमा की बात की जाए तो योग और नृत्य मुद्रा में कौन से मानव चित्र अल्मोड़ा की फलसीमा से मिले हैं। और फलसीमा में 2 चट्टानें हैं जिन पर 2 कप मार्क्स भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमने पुरातात्विक का ये सब हमने देख लिया। ठीक है। इसके अलावा ये रील के बारे में मैंने आपको बताया है, एक रील देखोगे आप तो आपको सब कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखेंगे उत्तराखंड के ताम्र उपकरण के बारे में। तो उत्तराखंड के ताम्र उपकरण की बात की जाए तो 1986 में अल्मोड़ा से एक ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ था, ये हमने ऊपर भी देखा था। और 1989 में पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए जिन्हें अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। कब हुए थे, 1989 में। और ताम्र उपकरणों की खोज राज्य के बनकोट, पिथौरागढ़ में, हैदराबाद, हरिद्वार एवं अन्य स्थानों में हुई है।
ताम्र उपकरणों की खोज बनकोट, पिथौरागढ़ और हैदराबाद, हरिद्वार व अन्य स्थानों में हुई है। ताम्र संस्कृति जो है ऊपरी जो है गंगा घाटी की प्राचीनतम संस्कृति है। कैसी? ताम्र संस्कृति ऊपरी गंगा घाटी की प्राचीनतम संस्कृति है, जिसे बिठूर, बिसौली, फतेहगढ़ आदि स्थानों में जो है ताम्र उपकरण मिले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है हरिद्वार के हैदराबाद से जो है चूड़ियाँ व कड़ों के रूप में प्रागैतिहासिक काल में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? हरिद्वार के हैदराबाद से चूड़ियाँ कड़ों के रूप में प्रागैतिहासिक काल के ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। और हरिद्वार के हैदराबाद में 1951 में ताम्र उपकरण मिले। कहाँ मिले? 1951 में, हमने ऊपर भी देखा। और कुछ इतिहासकार ताम्र संस्कृति के इन उपकरणों को जो है स्कंधित जो है कुठार मानते हैं। क्या मानते हैं? स्कंधित कुठार। इसके अलावा बनकोट व हैदराबाद ताम्र उपकरण पर जो है पुराविदों का मानना है कि ताम्र संस्कृति निर्माताओं को ताम्र आपूर्ति गढ़वाल कुमाऊं में स्थित पोखरी, धनपुर, डोबरी, अस्कोट आदि खानों में हुई है। और यहाँ की जो है आगरी जाति प्राचीन काल में खनन कार्य से जुड़ी है। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये पूरा कंप्लीट हो गया होगा। अब देखेंगे आग ऐतिहासिक काल के बारे में। थोड़ा सा बचा हुआ है, वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, बस 2 पेज और बचे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आग ऐतिहासिक काल के बारे में। आग ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो आग ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत जो है पौराणिक ग्रंथ से मिलते हैं। तो पौराणिक ग्रंथ से क्या मिलते हैं? प्रमुख जो है प्रमुख स्रोत है। देखो आग ऐतिहासिक काल, अभी मैं ऊपर जाऊँ ना वापस से, तो आग ऐतिहासिक काल हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया जिसमें गुफाएं वगैरह पढ़ी हमने। अब हम पढ़ेंगे आग ऐतिहासिक काल को। तो देखो आग ऐतिहासिक काल को ना 2 भागों में बांटा है। एक इसके पुरातात्विक स्रोत, एक है साहित्यिक स्रोत। तो अभी हम देख रहे हैं इसमें पुरातात्विक स्रोत वाला। ठीक है, इसमें बोला है काल के जो है मुख्य स्रोत कौन सा? पौराणिक ग्रंथ है। तो इसमें क्या होता है? पौराणिक ग्रंथ है। और उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो उत्तराखंड का प्रमुख उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें से इस क्षेत्र को देव भूमि व मनीषियों की जो है पूर्ण भूमि कहा गया है। तो आग ऐतिहासिक काल का मुख्य स्रोत क्या है? पौराणिक ग्रंथ है। उसके बाद दूसरा हमने देखा उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इसका इस क्षेत्र में देव भूमि व मनीषियों की भूमि, यानी जो मुषि होते थे, ऋषि मुनि होते थे, उनकी पूर्ण भूमि को कहा है। आगे देखेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु का प्रयोग किया गया है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए ऐत्रेय कुरु का जो है उत्तर कुरु का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु का प्रयोग किया गया है और दक्षिण कुरु मेरठ व हस्तिनापुर को कहा गया है। और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में जो है वाग देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम को बताया गया है। और स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है। सबसे पहले हमने क्या देखा? आग ऐतिहासिक काल का मुख्य स्रोत क्या है? पौराणिक ग्रंथ है। इसके अलावा उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जिससे इसमें क्या कहा गया है? देवभूमि जो है मनुष्यों की भूमि कहा गया है, पूर्ण भूमि। उसके हमने देखा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है? उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु और जो है दक्षिण कुरु किसके लिए? मेरठ और हस्तिनापुर के लिए कहा गया है। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में वाग देवी का निवास जो है बद्रिकाश्रम आश्रम को बताया गया है। और स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है। तो स्कंद पुराण है, इसमें क्या मिलता है? 5 जो है हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है। और वो 5 हिमालय खंड कौन कौन से हैं? पहला है नेपाल, दूसरा कौन सा है? केदारखंड, तीसरा है मानस खंड, चौथा है कश्मीर, फिर है जालंधर। फिर से याद करो, नेपाल, केदारखंड, मानस खंड तो आपको याद हो जाएंगे, कुमाऊं, गढ़वाल। उसका नैनीताल, नेपाल, माफ कीजिएगा नैनीताल बोल दिया मैंने यहाँ पे। तो देखो अब क्या हमें याद करना है? 5 हिमालय खंड निम्न प्रकार से हैं। तो 5 हिमालय खंड को हमें पढ़ना है। तो 5 हिमालय खंडों में स्कंद पुराण में बांटा है। तो 5 हिमालय खंड कौन कौन से हैं? पहला है नेपाल, उसके बाद है केदारखंड, मानस खंड, कश्मीर और जालंधर। आंखें बंद करो, फिर से पढ़ो। मानस खंड और केदारखंड 2 हमें पता है, हमारे उत्तराखंड में थे पहले। उसका नेपाल हो गया, फिर जालंधर हो गया, फिर क्या हो गया? कश्मीर। ऊपर कश्मीर हो गया, फिर नेपाल हो गया, फिर मानस खंड हो गया, फिर केदारखंड हो गया, फिर क्या हो गया? जालंधर। अब आपको 5 पूरे याद हो गए होंगे। अब पढ़ते हैं आगे। तो स्कंद पुराण में माया क्षेत्र में जो है, स्कंद पुराण में क्या है? स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड, तो माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? केदारखंड कहा गया है। जबकि नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है। केदारखंड किसको? माया क्षेत्र से जो हिमालय तक का जो क्षेत्र है उसे केदारखंड कहा गया है। और नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक का जो है
क्षेत्र को क्या कहा गया है? मानस खंड कहा गया है। और केदार खंड गढ़वाल क्षेत्र को, मानस खंड कुमाऊं क्षेत्र को और माया क्षेत्र क्या है? गंगाद्वार हरिद्वार को कहा गया है। पुराणों के केदार खंड व मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेश, इलाव्रत व उत्तरखंड कहा गया है। तो पुराणों के केदार खंड व मानस खंड में संयुक्त क्षेत्र को क्या क्या कहा है? ब्रह्मपुर हो गया, खसदेश हो गया, इलाव्रत हो गया और उत्तरखंड कहा गया है। और आगे क्या है कि बौद्ध साहित्य में पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हिमवंत शब्द का उपयोग किसमें किया गया है? बौद्ध साहित्य में। और कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। आगे देखेंगे, ऋग्वेद से आर्य लोग 5 जो है जातियों में विभक्त थे। तो ऋग्वेद में आर्य लोग कितने थे? 5 जातियों में विभक्त थे। कौन से? पिरु, त्रिस्तु, अनु, यदु और त्रिवस्तु। तो पिरु, पुरी हो गया पहले, पिरु नहीं पुरु। तो सबसे पहले हो गया पुरु, त्रिस्तु, अनु, यदु और त्रिवस्तु। तो पुरु, त्रिस्तु, अनु, यदि और त्रिवस्तु। ठीक है। और वैदिक काल में उत्तराखंड में जो है त्रिस्तु जन का शासन था। हमने क्या क्या पढ़ा? पुरु, त्रिस्तु, अनु, यदु और त्रिवस्तु। और वैदिक काल में उत्तराखंड में जो है त्रिस्तु जन का शासन था। ठीक है। आगे देखेंगे, रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु जो है गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए किसका? गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा रामायण कालीन लक्ष्मण ने जो है पुत्र अंगद एवं जो है चंद्रकेतु का राज्य हिमालय क्षेत्र में स्थित था। किसका? अंगद और चंद्रकेतु का। और हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लंका ले जाकर लक्ष्मण जी को क्या किया था? जीवन दान दिया था। तो क्या हो गया? देखो, द्रोणागिरी पर्वत से ही संजीवनी बूटी लेके गए थे। किसके? लक्ष्मण जी को क्या है? जीवन दान दिया था। और जो है रामायण कालीन में जो है लक्ष्मण के पुत्र कौन है? अंगद और जो है चंद्रकेतु हिमालय राज्य क्षेत्र में ही स्थित था। और यहीं से ही हिमालय द्रोणागिरी पर्वत से ही संजीवनी जो है बूटी लंका ले जाकर गए थे। ठीक है। संजीवनी बूटी तो क्या लेके गए थे? पूरा पर्वत ही उठा ले गए थे वो। ठीक है। तो ऐसे ही हमें भी करना है। हम एक एक चीज़ तो पढ़ नहीं सकते, हमें पूरी BS नेगी ही दिमाग में छाप के लेके जानी है। बस यही है, नथिंग एल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र। तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के बारे में अब हम देखेंगे। तो गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम जो है बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि और केदारखंड। केदारखंड, बद्रिकाश्रम और तपोभूमि। तपोभूमि, केदारखंड और बद्रिकाश्रम। ठीक है। और केदारखंड के गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई 50 योजन यानी कि 200 मील और चौड़ाई कितनी है? 30 योजन यानी कि 120 मील। ठीक हो गया। 50 और 30, 200 और 120। आगे देखेंगे, केदारखंड व मानसखंड की सीमाओं का विभाजन बधाड़ क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत से होता है। बधाड़ क्षेत्र और नंदा देवी पर्वत से होता है, बिल्कुल सही। आगे देखेंगे, केदारखंड गंगाद्वार से हिमालय व जो है तमसा या टॉस नदी से बौद्धांचल या नंदा देवी तक फैला हुआ है। बिल्कुल सही। कहाँ से? तमसा व टॉस से बौद्धांचल या नंदा देवी तक फैला हुआ है। आगे देखेंगे, राजा अजयपाल ने जो है 52 गढ़ों को जीता था और तब से इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाने लगा। तो जो राजा अजयपाल थे, इन्होंने 52 जो गढ़ थे उनको जीता था और इस क्षेत्र को जो है तब से ही गढ़वाल कहा जाने लगा। आगे देखेंगे, हरिदत्त भट्ट शैलेश कौन थे? हरिदत्त भट्ट शैलेश ने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति का संबंध इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी जो है गाड़ों से किया है। ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है, ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को जो है इंद्र व सुदास ने नष्ट किया था। और ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में प्राणा यानी कि माड़ा गांव में प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी। तो ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र के पाड़ा यानी कि इसे माड़ा गांव भी कहा जाता है, प्रलय के बाद जो है सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी। और गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी। तो गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी कहाँ थी? अलकापुरी थी। और अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास था। ठीक है। आगे देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र के जो है बद्रिकाश्रम के पास गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है। तो गढ़वाल क्षेत्र में जो वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है, किन 5 बद्रीनाथ के पास कौन सी 5 जो है गुफाएं हैं? कौन कौन सी हैं? गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद। स्कंद, व्यास, मुचकुंद, नारद और गणेश। आप फिर से आंखें बंद करो, मन में पढ़ना है। सबसे पहले गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद। 5 वैदिक जो गुफाएं हैं, इनमें वैदिक ग्रंथों की क्या हुई है? रचना हुई है। टिहरी गढ़वाल के जो है हिमयाड़ पट्टी में जो है विसोन पर्वत पर विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड और विशिष्ट आश्रम है। कहाँ है? टिहरी में। इस समय क्या पता चला कि टिहरी गढ़वाल में जो है हिमयाड़ पट्टी पर इसके विसोन पर्वत पर विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड, विशिष्ट आश्रम तीनों कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। कहाँ? विसोन जो है विसोन पर्वत
पर। आगे देखेंगे, देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है जहां भगवान राम ने शिव भगवान की तपस्या की थी। देवप्रयाग में भगवान राम का मंदिर है और यहाँ क्या की थी, भगवान राम ने जो है शिव की तपस्या की थी। टिहरी गढ़वाल के तपोवन में जो है लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। तो तपोवन में क्या की थी, लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। तपोवन कहाँ है, यह है टिहरी गढ़वाल में। रामायण कालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था, बाणासुर का, और इसकी राजधानी ज्योतिषपुर यानी कि जोशी मठ थी। ठीक है, आगे देखेंगे, महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को जो है भ्रंगतुंग कहा गया है। तो भ्रंगतुंग किसे कहा गया है, केदारनाथ को। और किसमें कहा गया है, महाभारत में। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद, कुड़िंत व किरात जातियों का अधिपत्य था। तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल में किसका, पुलिंद, कुड़िंत व किरात जातियों का अधिपत्य था। और महाभारत के जो है सभा पर्व, वन पर्व और आरण्यक पर्व, भीष्म पर्व में कुड़िंदों की जानकारी मिलती है। तो कुड़िंदों की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, सभा पर्व, जो सभा पर्व है महाभारत के, उसके वन पर्व, आरण्यक पर्व और भीष्म पर्व से कुड़िंदों की जानकारी मिलती है। और पुलिंद के राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा था। तो पुलिंद राजा सुबाहु क्या था, इसकी राजधानी थी श्रीनगर, और ये महाभारत में युद्ध के समय जो है पांडवों की तरफ से लड़ा था। आगे देखेंगे, राजा विराट जिसकी राजधानी जौनसार की जो है विराटगढ़ी में था। तो राजा विराट, तो विराट से विराटगढ़ी इनकी क्या थी, जौनसार की विराटगढ़ी में इनकी राजधानी थी। और इनकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। किससे, अभिमन्यु का विवाह हुआ था। महाभारत के देवप्रयाग को जो है समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समग्र पापों का विनाशक कहा गया जाता है। इसके अलावा श्रीनगर को महाभारत की जो है सुबाहुपुर व श्री क्षेत्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है, श्रीनगर को। आगे देखेंगे, आदि पर्व के अनुसार अनुज का विवाह, जो आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का जो विवाह था वो नागराज कौरव की कन्या जो है उलूपी से गंगाद्वार में हुआ था। तो आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उबली से गंगाद्वार में हुआ था। और महाभारत काल में गंगाद्वार में जो है नागराज कौरव का तथा श्रीनगर में सुबाहु व मंदाकिनी के उत्तर में जो है असुर वर्णासुर का शासन था। तो हमने क्या क्या देखा, महाभारत काल में गंगाद्वार में जो है नागराज कौरव का तथा श्रीनगर में सुबाहु व मंदाकिनी के उत्तर में जो है असुर बाणासुर का शासन था। और वन पर्व के अनुसार लोमश ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। किसके साथ, लोमश ऋषि के साथ। आगे देखेंगे, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम, कण्वाश्रम दो प्रसिद्ध जो है विद्यापीठ थे। और ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम उशीनगर भी मिलता है। और बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने जो है उश्रीध्वज जाने का उल्लेख मिलता है। उनकी पहचान कनखल से की जाती है। ठीक है, बौद्ध साहित्य में भी मिला हुआ है। आगे देखेंगे, प्राचीन विद्यापीठ कण्वाश्रम के बारे में। तो क्या है, कण्वाश्रम पौड़ी जनपद कोटद्वार में स्थित दुष्यंत शकुंतला की प्रेम प्रसंग का कारण प्रसिद्ध है। कौन सा, कण्वाश्रम पौड़ी जनपद में कोटद्वार में स्थित है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है। और शकुंतला गुरु विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी। कौन थी शकुंतला, किसकी, गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। और राजा दुष्यंत हस्तिनापुर का शासक था। कण्वाश्रम में जो है चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ। कण्वाश्रम में किसका जन्म हुआ, चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ। कण्वाश्रम में जो है महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम ग्रंथ की रचना की। कहाँ की, कण्वाश्रम में। किसने की, महाकवि कालिदास ने। और ये जो है मालिनी नदी के तट पर स्थित है। और कण्वाश्रम का वर्तमान में नाम जो है चौकी घाट है। तो कण्वाश्रम का वर्तमान में नाम क्या है, चौकी घाट है। और कण्वाश्रम के कारण कोटद्वार नगर निगम का नया नाम जो है कण्वनगरी करने का प्रस्ताव रखा गया है। और कण्वाश्रम या चौकी घाट में बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। कण्वाश्रम का वर्तमान नाम क्या है, चौकी घाट है। और कण्वाश्रम के कारण कोटद्वार का नगर निगम का नाम जो है कण्वनगरी करने का प्रस्ताव रखा गया है। चौकी घाट किसे कहा जाता है, कण्वाश्रम को कहा जाता है। ये आ भी सकता है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने सन 1955 में इस स्थान का पुनरुद्धार करने हेतु यहाँ पर जो है मालिनी नदी के जो है तटस्थ पर टीले पर एक छोटा सा मंदिर भी बनाया था। किसने, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 1955 में किया था ऐसा। ठीक है, आगे देखेंगे, उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र। अब देखेंगे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के बारे में।
तो उत्तराखंड के अभी तक हमने गढ़वाल क्षेत्र देखा, अब देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। तो कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम मानसखंड, पूर्वांचल तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत में कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्मा या कच्छावतार हुआ था और कांतेश्वर पर्वत में एक के नाम पर जो है मानसखंड इस क्षेत्र को पूर्वांचल कहा गया और पूर्वांचल शब्द आगे बढ़कर प्राकृत में होके कुमू और हिंदी में कुमाऊं हो गया। तो आया समझ में क्या हुआ? देखो जो कुमाऊं क्षेत्र था ना उसका प्राचीन नाम क्या था? मानसखंड था और जिसे पूर्वांचल भी कहा जाता था। ठीक हो गया। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या हुआ था, जो चंपावत था वहाँ पे कांतेश्वर जो पर्वत है, कांतेश्वर पर्वत पर जो है भगवान विष्णु का क्या हुआ? कूर्मा नाम से कच्छावतार हुआ। कूर्मा या कच्छावतार हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कांतेश्वर पर्वत के नाम पर ही मानसखंड के इस क्षेत्र को क्या कहा गया? पूर्वांचल कहा गया और पूर्वांचल शब्द नाम आगे बढ़कर जो है प्राकृत में कुर्मू हो गया और हिंदी में कुमाऊं हो गया। बस यही इसकी स्टोरी है। आगे देखेंगे पूर्वांचल का सर्वप्रथम अभिलेखी उल्लेख किसमें मिला है? कल्याण चंद के चंपावत स्थित नागनाथ मंदिर शिलालेख में मिला है। कल्याण चंद के चंपावत स्थित नागनाथ मंदिर शिलालेख में मिला है किसका? पूर्वांचल शब्द का उल्लेख। आगे देखेंगे चंद शासक रुद्रचंद्र के जो है नाटक में उषा राग्योदय, तो उषा राग्योदय में कुर्मागिरी शब्द का उल्लेख कुमाऊं के लिए मिलता है। तो चंद शासक रुद्रचंद्र के नाटक उषारोग्य में कुर्मागिरी शब्द का उल्लेख कुमाऊं के लिए मिलता है और कुमाऊं शब्द का प्रथम प्रयोग जो है विक्रम चंद्र द्वारा जो है देशट देव ताम्रपत्र में किया गया। किसके द्वारा किया गया? विक्रम चंद्र के द्वारा कुमाऊं शब्द का प्रयोग देशट देव ताम्रपत्र में किया गया, जिसमें बालेश्वर मंदिर में भूदान का उल्लेख किया गया है। और स्कंद पुराण में मानसखंड का प्रारंभ राजा जन्मेजय तथा सूत पौराणिक के बीच संवाद से होता है। तो क्या है यहाँ पे स्कंद पुराण में मानसखंड का प्रारंभ किससे होता है? राजा जो है जन्मेजय व सूत पौराणिक के संवाद से होता है। स्कंद पुराण में मानसखंड का प्रारंभ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। मानसखंड के बारे में जिक्र कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से होता है? राजा जो जन्मेजय हैं और सूत पौराणिक जो हैं उनके बीच संवाद से होता है। आगे देखेंगे ब्रह्म या वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग और जो है विद्याधर जातियों का निवास करती थी और अल्मोड़ा का जाखन देवी का मंदिर इस क्षेत्रों में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। कौन सा? जाखन देवी का मंदिर यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। आगे देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र में बिनाग, बैरी नाग, काली नाग, पिंगल नाग, वासुकी नाग आदि मंदिर जो है नाग जाति के निवास की पुष्टि करते हैं और नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध बिनाग और बैरीनाग पिथौरागढ़ में स्थित है। तो बिनाग और बैरीनाग कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ये किसका मंदिर है? नाग मंदिर है। आगे देखेंगे मानसखंड के अनुसार जागेश्वर धाम में भगवान शिव की तपस्या की। जो मानसखंड के अनुसार जो जागेश्वर धाम था यहाँ पे क्या की थी? भगवान जी ने तपस्या की थी, भगवान शिव ने, और यहीं पर कार्तिकी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? जागेश्वर में। महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो है ऋषि धौम्या सम्राट युधिष्ठिर को जो है भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं और पुरुषोत्तम सिंह जो है बोधगया अभिलेख से कुमाऊं के लिए कामादेश कहा गया है। तो क्या कहा गया है? कामादेश कहा गया है। और जो है रामायण काल में कुमाऊं क्षेत्र को उत्तर कौशल भी कहा गया है। तो रामायण काल में जो है कुमाऊं क्षेत्र को उत्तर कौशल भी कहा गया है। और चंपावत में एक जो है घटकू देवता घटोचकत का मंदिर है, जिस टीले पर ये मंदिर स्थित है उसे स्कंद पुराण में पूर्वांचल माना जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे? घटकू देवता का मंदिर है, घटोच का मंदिर है और इस टीले पर स्थित है। जिस टीले पर स्थित है यहाँ पे स्कंद पुराण में इसे क्या कहा गया है? पूर्वांचल कहा जाता है। ठीक है, स्कंद पुराण में। अब देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख लेक और उसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। उत्तराखंड के प्रमुख लेख की बात की जाए तो इसमें आता है कालसी, लाखामंडल, सिरोड़ी व माड़ा के जो है शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, तो क्या है? कालसी, लाखामंडल और सिरोली व माड़ा शिलालेख मिले हैं। ठीक है, और जौनसार भाबर स्थित लाखामंडल में राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिला। इसके अनुसार यमुना जो है उपत्यका में जो है यदुओं का शासन था। राजकुमारी ईश्वरा का जो लेख मिलता है इसके अनुसार क्या पता चलता है हमें? या राजकुमारी ईश्वरा का लेख कहाँ से मिलता है? जौनसार भाबर से। और इसमें हमें पता चलता है कि यमुना उपत्यका में जो है यदुओं का शासन था। आगे देखेंगे देवप्रयाग व कल्पनाथ में जो है गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। दीवारों पर लेख कहाँ कहाँ मिले हैं? कल्पनाथ और देवप्रयाग में। इसके अलावा नैनीताल व जो है बड़ा वाला में ईंट में उत्कीर्ण लेख मिले हैं। कहाँ? ईंट में उत्कीर्ण, नैनीताल और बड़ा वाला में।
गोपेश्वर और बड़ा हाट में क्या है, त्रिशूल लेख मिले हैं। और गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में छठी सदी थी उसमें जो है गणपति नाग, और 12वीं सदी में अशोक चल्ल के त्रिशूल मिले हैं, त्रिशूल लेख। और बाड़ाहाट में त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और क्या देखा हमने इसमें, देवलगढ़ तथा जो है कोलसारी में जो है मूर्ति पट्टिका लेख मिले हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कालसी, लाखा मंडल और सिरोड़ी व माड़ा में शिलालेख मिले, और जौनसार भाबर में स्थित लाखा मंडल में राजकुमारी ईश्वर का लेख मिला, जिसमें हमें ये पता चला कि यमुना उपत्यका में यदुओं का शासन था। फिर हमने देखा जो देवप्रयाग और कल्पनाथ है, यहाँ पे जो गुफाएं हैं उनके अंदर जो है दीवारों पर क्या मिले हैं, लेख मिले हैं। फिर हमने देखा नैनीताल व बड़ावाला में ईंट पर लेख मिले हैं, उत्कीर्ण। और गोपेश्वर और बाड़ाहाट में त्रिशूल लेख मिले हैं। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं सदी और गणपति नाग व 12वीं सदी में अशोक चल्ल के जो है त्रिशूल लेख मिले हैं। बड़ाहाट त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। और देवलगढ़ और जो है कोलसारी में मूर्ति पिटिका लेख मिले हैं। आगे देखेंगे कुषाण कालीन मुद्राएं जो है मुनि की रेती टिहरी तथा सुमाड़ी पौड़ी से प्राप्त हुई हैं। और कार्तिकेयपुर राजाओं में ताम्रपत्र एवं शिलालेख पांडुकेश्वर से 4, कांगड़ा से 1, कांगड़ा से 1 और बैजनाथ, और बागेश्वर व बैजनाथ, बागेश्वर एवं बालेश्वर मंदिर चंपावत से प्राप्त हुआ है। अल्मोड़ा सिक्के कुड़िंद शासकों से संबंधित है, जिसमें शिवदत्त, शिवपालिक, हरिदत्त और गोमित्र के नाम से लिखित हैं, जिनकी खोज हुई थी 1975 में। और 30वीं सदी का मुद्रालेख जो है मोर ध्वज से प्राप्त हुआ है। और कुमाऊं से प्राप्त सोनापानी स्पून नैनीताल से के जो है भग्नावेश के इतिहासकार शुंगकालीन मानते हैं। और उत्तरकाशी में यमुना घाटी में स्थित देवाल गांव में जो है भैंसार मुखी चतुर्भुज नामक प्रतिमा चतुर्भुज मानव जो है प्रतिमा मिली है। इसमें इतिहासकारों को सैंधवकालीन बताया है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, कुषाणकालीन मुद्रा जो है मुनि की रेती टिहरी और सुमाड़ी पौड़ी से प्राप्त हुई हैं। फिर हमने देखा कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र व शिलालेख पांडुकेश्वर से 4 मिले हैं, कांडा से 1 मिला है, बैजनाथ, बागेश्वर और बालेश्वर से कितने मिले हैं, चंपावत, जो बालेश्वर मंदिर जो चंपावत है यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं 1-1। ठीक है, आगे देखेंगे, यानी कि पांडुकेश्वर से 4 मिले हैं और कांगड़ा से 1, और बैजनाथ, बागेश्वर, बालेश्वर से भी मिले हैं। अल्मोड़ा सिक्के कुड़िन शासकों से संबंधित हैं, ठीक है, जिसमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और गोमित्र नाम लिखित है। और 1975 में इनकी खोज हुई। 30वीं सदी का मुद्रा लेख मोर ध्वज से प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिर कुमाऊं से प्राप्त सोनापानी स्पूत नैनीताल के जो है भग्नावेश को इतिहासकार शुंगकालीन मानते हैं, ठीक है। और उत्तरकाशी में यमुना घाटी में स्थित देवल गांव में जो है भैंसामुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा मिली है। इसे इतिहासकारों ने जो है सैंधवकालीन बताया है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड के प्रमुख लेख देखे, ठीक है। अब यहाँ पे शिलालेख शब्दावली है कुछ, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। और देखो इसमें क्या है, सबसे पहले पल्लिका शब्द है। तो पल्लिका शब्द किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, छोटे ग्राम के लिए। भृत्य है सेवक के लिए, भृत्य क्या होगा, सेवक। कोटत पालक गढ़ रक्षक, और अक्षपट्टिलिक लेखा परीक्षक, और तालुका तहसीलदार। फिर से रिवीजन करते हैं, पल्लिका छोटे गांव, भृत्य सेवक, कोटकपाल गढ़ रक्षक, अक्षपट्टिलिक जो है पट्लिक रेखा परीक्षक, और तालुका तहसील। महत्तम की बात की जाए तो ग्राम शासक, प्रतिहार द्वार रक्षक, बालाध्यक्ष सेना नायक, कुलचारिक तहसीलदार, और महादंड नायक जो है प्रधान सेनापति, ठीक है। फिर से देखेंगे, तालुका होगा तो तहसील होगा, और कुलचारिक होगा तो तहसीलदार होगा। तहसील और तहसीलदार में अंतर है, कुलचारिक होगा तहसीलदार होगा, कुल लग गया आगे से तो क्या होगा, तहसीलदार, और तालुका होगा तो तहसील होगा। इतना याद हो गया, ठीक है। पल्लिका होगा छोटे गांव हो गए। एक बार आपको इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं और फिर इसका रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो चलो रिवीजन करते हैं, क्या है, पल्लिका छोटे ग्राम को कहा जाता है। और फिर भृत्य किसे कहा जाता है, सेवक को कहा जाता है। कोटकपाल किसे कहा जाता है, गढ़ रक्षक को कहा जाता है। अक्षरपट्टिका किसको कहा जाता है, लेखा परीक्षक को कहा जाता है। तालुका किसे कहा जाता है, तहसील को कहा जाता है, ठीक है। अब इसको छुपा लेते हैं एक बार।
चलो फिर से देखते हैं अब क्या देखना है हमें। महत्तम किसे कहा जाता है? ग्राम शासक को कहा जाता है। प्रतिहार किसे कहा जाता है? द्वार रक्षक को कहा जाता है। बलाध्यक्ष किसे कहा जाता है? सेना नायक को। कुलचारी किसे कहा जाता है? तहसीलदार को। और महादंड नायक सेना जो है पति को कहा जाता है, प्रधान सेनापति को। आई होप कि आपको ये शिलालेख शब्दावली याद हो गई होगी। ठीक है, आगे देखेंगे कालसी अभिलेख के बारे में। तो कालसी अभिलेख की खोज जो है मी फॉरेंट ने 1860 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1860 में की थी, जिसका जो है निर्माण मौर्य शासक अशोक ने 257 ईस्वी में किया था। तो क्या देखा हमने देखा कि कालसी अभिलेख जो है इसकी खोज मी फॉरेंट ने की थी। कब की थी? 1860 में, जिसका निर्माण अशोक काल मौर्य जो है शासक अशोक ने किया था। कब किया था? 257 ईस्वी में किया था। कालसी लेक देहरादून जिले के यमुना एवं टॉस नदी के संगम पर है। यमुना और टॉस नदी के संगम पर है, और इसे जो है अल्माड़ा गाड़ भी, यहाँ अल्माड़ा गाड़ भी बहती है। यमुना, टॉस और अल्माड़ा गाड़ भी बहती है। ठीक हो गया। इसके अलावा कालसी शिलालेख को स्थानीय भाषा में चित्रशिला कहते हैं, और शिलालेख में हाथी का चित्र मिला है। और कालसी अभिलेख अशोक का 13वां शिलालेख है। कौन सा है? 13वां शिलालेख है, और प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। प्राकृत इसकी भाषा है, लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है, जबकि पाली उस समय जनसाधारण की भाषा थी। कालसी लेख में अशोक ने घोषणा की है कि मैंने राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था कर ली है, और लोगों को अहिंसा त्यागने और हिंसा त्यागने और अहिंसा अपनाने के लिए कहा गया है। हिंसा को क्या करना है? त्यागना है, और अहिंसा को क्या करना है? अपनाना है। आगे देखेंगे कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों को पुलिंद और जो है क्षेत्र को जो है अपरांत कहा गया है। तो जो निवासी उनको पुलिंद और जो क्षेत्र है उसे अपरांत कहा गया है। और कालसी का प्राचीन नाम जो है सूदनगर कलकूट था। सूदनगर व कलकूट था, और कुनिंदों की राजधानी भी रही है। और कालसी अभिलेख से पता चलता है कि उत्तराखंड का क्षेत्र उस समय मौर्यों के अधीन रहा होगा। ठीक है, आगे देखेंगे सिंहली बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक काल के तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो है मोगालीपुत थे तिस्त, वो हिमवंत क्षेत्र में धर्म विजय के लिए जो है मज्जिम व उनके 4 साथियों को जो है भेजा था। ठीक है, किसके लिए? जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या किया था? हिमवंत क्षेत्र में धर्म विजय के लिए जो है मज्जिम व उसके 4 साथियों को भेजा था। और कालसी अभिलेख में 5 यूनानी राजाओं का नाम मिलता है। किसका? 5 यूनानी राजाओं का नाम मिलता है। सिरमौर इतिहास के अनुसार कालसी सिरमौर साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी? सिरमौर साम्राज्य की। और सिरमौर के शासक कर्मप्रकाश ने लगभग 1621 में अपनी राजधानी कालसी से जो है नाहन स्थापित की थी। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो बड़ी हो गई है, अगर आप चाहते हैं कि पार्ट वाइज में लेके आऊँ तो पार्ट वाइज में लेके आऊँगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल हम देखेंगे पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड के ऐतिहासिक शासनकाल। और कमेंट करके बताना कि इतनी बड़ी वीडियो बनानी चाहिए या फिर पार्ट वाइज आना चाहिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।